Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your computer course instructor. So students, आज हम अपने सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस में मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों। और मॉडल पेपर में बच्चों सबसे पहले जो है हम MCQs पोर्शन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस साल का जो आपका मॉडल पेपर है उसमें MCQs जो है वो आपका 36 मार्क्स का है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले MCQs को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है MCQs स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आप लोग घबराएं नहीं कि यार इतने ज़्यादा MCQs आ जाएं, कैसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स इट विल बी इजी, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स। अगर आपने कोर्स को बहुत अच्छा समझा है तो वो आपके लिए आसान। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला MCQ आपके पास है कि सी लैंग्वेज डेवलप बाय। आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि सी लैंग्वेज को डेवलप करा है किसने? डेनिस रिची ने। इसी तरह आपके पास MCQs नंबर 2 है बेटा, और MCQs नंबर 2 में लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट्स। स्टूडेंट्स प्रिंट एफ का फंक्शन जो है हमें बेसिकली क्या प्रिंट करता है? करेक्टर, स्ट्रिंग, एनी नंबर। बेसिकली स्टूडेंट प्रिंट एफ का जो फंक्शन है ना, वो करेक्टर्स को भी प्रिंट आउट करवा देता है, स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको भी प्रिंट कर देता है, या कोई भी नंबर होता है उसको भी प्रिंट कर देता है। तो इसीलिए बेटा इसका राइट आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दैम। ठीक है, इसी तरह बेटा MCQs नंबर 3 को देखें आप। MCQs नंबर 3 में आपके पास लिखा हुआ है द लाइब्रेरी फंक्शन SQRT। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है SQRT, स्क्वायर रूट। ठीक है, जिसके लिए स्टूडेंट्स हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं math.h, याद आ गया होगा आपको बच्चों। तो उसमें जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1024। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास x की वैल्यू 1024 है और हमने इस पर अप्लाई किया स्क्वायर रूट का फंक्शन, तो बेटा 1024 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा? आपके पास 32 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह MCQs नंबर 4 को देखें बेटा। MCQs नंबर 4 पे लिखा हुआ है द इंक्लूड conio.h इज नॉट बिगिन विदाउट अ साइन। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हेडर फाइल जो है वो इस हैश साइन के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो conio.h हेडर फाइल है वो जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हमारे पास हैश ना लगा हो। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स MCQs नंबर 5 को देखें। MCQs नंबर 5 पे लिखा हुआ है बेटा अ करेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल करेक्टर इनक्लोज्ड इन। स्टूडेंट्स जब भी हम करेक्टर कांस्टेंट की बात करें, जैसे लेट सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ CH और इसमें करेक्टर को हम प्रिंट कराना चाहते हैं जस्ट लाइक A, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने कॉर्ड्स यूज़ करें वो सिंगल कॉर्ड्स, जिसे हम सिंगल कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तो इसीलिए बेटा करेक्टर कांस्टेंट के लिए, सिंगल करेक्टर के लिए हम जो इनक्लोज करते हैं वो किससे करते हैं बेटा? सिंगल कोटेशन मार्क से करते हैं। इस बात को याद रखना है। इसी तरह MCQs नंबर 6 को देखें बेटा। MCQ नंबर 6 में लिखा हुआ है कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम एज लॉन्ग एज दे आर प्लेस्ड विद डेलीमीटर्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेलीमीटर्स किसके हैं। स्टूडेंट डेलीमीटर्स बेसिकली कहते हैं जब भी आपकी कोई स्टेटमेंट जो है, यानी आप किसी स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम को बंद कर रहे हो ब्रेसेस से, वो आपका डेलीमीटर है जैसे। ठीक है, तो उस चीज़ को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? डेलीमीटर्स कहते हैं। जैसे आप अपने प्रोग्राम को, अपने कोड को कमेंट करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो? ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कमेंट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है कमेंट्स की, तो कमेंट्स के लिए तुम लोगों को पता है हम स्लैशेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? स्लैशेस का। और हम स्टैरिक और बैक स्लैश को भी, बैक नहीं सॉरी ये फॉरवर्ड स्लैश है। देखो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है और ये बैकवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो है आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और ये जो होता है बेटा आपके पास ये होता है बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, तो कमेंट्स के लिए हम हमेशा डबल स्लैश जब लगाते हैं वो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं। ठीक है, इसी तरह जब हम एक से ज़्यादा लाइंस को करते हैं
कमेंट, तो उसके लिए हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए बेटा हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, जिसमें मैंने आपको येलो हाईलाइट भी किया। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 7 की बात करेंगे बच्चों अब। और एमसीक्यू नंबर 7 को देखें, इसमें लिखा हुआ क्या है कि विच इंस्ट्रक्शंस आर करेक्ट टू डिक्लेयर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल एग्जाम्पल। इसमें से कौन सी स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन है जो बिल्कुल करेक्ट जो है वो डिक्लेयर हुई थी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो वो देखो कि आपको पता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले डेटा टाइप लगाते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स होता है, हमें इस चीज़ का पता है। तो देखो पहली बात कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो वैसे ही क्लोज हो गया, क्योंकि इसमें पहले वेरिएबल का नाम है और उसके बाद फिर डेटा टाइप है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो वैसे ही स्किप हो गया। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 देखें, इसमें भी यही मसला है कि इसमें सबसे पहले आपके पास वेरिएबल का नाम है और उसके बाद क्या है, डेटा टाइप। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो हो गया आपके पास गलत। अब ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से हमें देखना है। देखो ऑप्शन नंबर 1 और 4 में से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब आप बोलेंगे सर 4 क्यों सही नहीं है? क्योंकि बेटा 4 में ये स्टेटमेंट ठीक है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्टर की जो डेटा टाइप CHR की जगह इन्होंने CHR लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो इसीलिए बेटा हमारे पास ये जो मैंने येलो हाईलाइट्स किए हैं ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे MCQ नंबर 8 की बात करूं बेटा, तो हमारे पास सी लैंग्वेज में बहुत सारी एक्सप्रेशन होती है, और लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बेटा आपके पास गिवन है हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ क्या है कि इन सी लैंग्वेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन y इक्वल टू, ये पूरी एक एक्सप्रेशन लिखी हुई, आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय। इसमें जब अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को अप्लाई करें तो कौन सा जो है वो पहले परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले क्या होगा, परफॉर्म होगा। अब दो बातें आपको याद रखने की जरूरत है। वो दो बातें कौन सी है स्टूडेंट्स? एक होता है प्रेसिडेंस, एक क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कहते हैं ऑर्डर को, मतलब कौन सा पहले होगा। और एक होती है स्टूडेंट एसोसिएटिविटी या एसोसिएशन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले समझते हैं यार ये प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस ये होता है स्टूडेंट्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले कौन से ऑपरेटर्स काम करेंगे। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो सारे ही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, ये सारे आपके पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन इसमें से सबसे पहले कौन सा होगा, उसकी प्रेसिडेंस क्या है? इसकी प्रेसिडेंस ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर, ये तीन जो है स्टूडेंट्स ऑपरेटर ये पहले काम करते हैं किसमें, सी लैंग्वेज की एक्सप्रेशन में, अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन के फंक्शन में पर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अच्छा भाई ये तो एक बात समझ आ गई। कौन सी बात समझ आ गई? कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड में पहले होंगे। लेकिन अब इसमें भी एक और पंगा आ गया कि यार अब मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है, तो ये अब इसमें से कौन सा पहले लें? क्योंकि प्रेसिडेंस तो हमें पता है कि इन तीनों को पहले हमें करना चाहिए उसूलन, लेकिन अब उसूलन ये कि इनमें से दो आ रहे हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसको मैं कैसे सेलेक्ट करें? तो इसमें फिर हम बात करेंगे एसोसिएशन पे। किस पे बात करेंगे? एसोसिएशन पे। तो सिलसिला कुछ ये होता है बेटा, हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं एसोसिएशन में? लेफ्ट टू राइट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट में आप देखें कि पहले जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई होगा और फिर जाके ये डिवाइड होगा। सही है, फिर उसके बाद प्लस माइनस में हमेशा पहले प्लस होता है और फिर माइनस होता है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन की सही जो है वो प्रेसिडेंस है कि जब आपके पास ये चारों मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड सब आ जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा। तो इसीलिए बेटा इधर मैंने ऑप्शन नंबर 2 को आंसर सेलेक्ट किया है, जिसमें मैंने येलो हाईलाइट किया। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा। इसी तरह बेटा MCQ नंबर 9 की बात करते हैं। और MCQ नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि एवरी स्टेटमेंट इन C और C++ प्रोग्राम शुड एंड विद डैश। स्टूडेंट ये बात तो आपको पता ही है कि सी लैंग्वेज की जो कोई भी स्टेटमेंट होती है वो क्लोज की जाती है किससे? सेमी कॉलन से। इससे स्टूडेंट सेमी कॉलन से क्लोज की जाती है।
ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 10 को देखें स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 10 कौन से हैं बेटा, कि विच वन इज स्केप सीक्वेंस। स्टूडेंट स्केप सीक्वेंस हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं, स्लैश टी होता है, स्लैश एन होता है, ठीक है, स्लैश आर होता है, और भी मुख्तलिफ तरह के हमारे पास स्केप सीक्वेंस मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो चारों दिए हैं स्टूडेंट्स, में से स्केप सीक्वेंस आपके पास सिर्फ यही है, ठीक है, स्लैश टी। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, मैंने स्केप सीक्वेंस का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो इस बात पे गौर किया था कि आपके पास हमेशा बैक स्लैश होता है, ठीक है, तो ये बैक स्लैश था इसीलिए मैंने उसको स्लैश टी कर लिया, और ये फॉरवर्ड स्लैश एन था जिसका मतलब है स्केप सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एन है, ठीक है, स्लैश एन। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट का दिया हुआ, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए बेटा इसका राइट आंसर क्या हुआ, स्लैश टी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 11 में, तो एमसीक्यूज नंबर 11 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है द गेट्स एंड पुट्स फंक्शन ऑफर सिंपल ऑल्टरनेटिव टू यूज ऑफ डैश। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें बच्चों, चैप्टर नंबर 6 जब हमने पढ़ा था उसमें फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो बच्चों याद रखिएगा ये जो हमारे पास गेट्स और पुट एस है, ये हमारे पास अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, ये हमारे पास क्या है, अनफॉर्मेटेड फंक्शंस, ठीक है, जो किसके ऑल्टरनेटिव है स्टूडेंट, पुट एस का मतलब बेसिकली प्रिंट एफ ही होता है। इसी तरह गेट एस का मतलब गेट्स का जो फंक्शन है वो स्कैन एफ की जगह यूज किया जाता है। फर्क इतना है कि ये जो दोनों आपके पास है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अनफॉर्मेटेड है बेटा, ये क्या है, अनफॉर्मेटेड फंक्शंस है। और ये जो है बेटा हमारे पास, जिसमें मैंने येलो हाईलाइट करा है, जो हमारे आंसर्स भी हैं, वो हमारे पास फॉर्मेटेड फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेटेड फंक्शंस कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 12 को देखें। एमसीक्यूज नंबर 12 में लिखा हुआ बेटा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस सॉल्विंग 4 मॉड्यूलस 7। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा लेट सपोज अगर 4 की जगह बेटा 14 होता, तो 14 मॉड्यूलस 7, तो बेटा इसका आंसर क्या आता, आपके पास 0 आता। क्यों, क्योंकि 14 जो है वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है बेटा, 0 आ जाता है, सही है। अब सिलसिला ये है, इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे कर देता 25 मॉड्यूलस 7, ठीक है, तो तब आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाता, 4 आ जाता है ना, क्योंकि 7 के टेबल में 25 आता है नहीं, 21 आता है 7 3 सा। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मॉड्यूलस 7, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो बेटा यहाँ पे आंसर आएगा 4। भाई क्यों, याद रखिएगा 4 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आता। तो जब भी आपके पास ये सिलसिला हो कि न्यूमरेटर आपके पास इतना छोटा हो कि डिनोमिनेटर के टेबल में आता ही ना हो, सही है, तो आपके पास न्यूमरेटर डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, न्यूमरेटर डायरेक्ट क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। इसीलिए बेटा इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 की तरफ देखें बेटा। एमसीक्यूज नंबर 13 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, दीज ऑपरेटर आर रेफर्ड टू एज लॉजिकल। बच्चों चैप्टर नंबर 5 में ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे से इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक हमारे पास ये लॉजिकल और ये हमारे पास लॉजिकल एंड है, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 14 को देखें बेटा। एमसीक्यूज नंबर 14 में हमारे पास लिखा हुआ है अ रिलेशनल ऑपरेटर। तो बेटा हम जानते हैं इस बात को कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ये होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं बेटा, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या होता है, कंपैरिजन। क्या मतलब, क्या काम होता है स्टूडेंट, कंपैरिजन। लेट्स से स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 5 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है कि या तो 5 जो है, ये मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है, या तो 5 जो है बड़ा है वो 6 से, कंपैरिजन में जो भी रिजल्ट आएगा वैसे मुझे पता है ये फॉल्स आएगा, या जो है 5 वो बराबर है 6 के, तो इधर दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। लेकिन इन शॉर्ट हम इधर कंडीशन पे नहीं जा रहे बेटा, हम इधर ये देख रहे हैं कि इधर 2 पीसेस ऑफ डाटा जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या होगा,
कंपैरिजन होगा, कंपेयर वैल्यूज होगा। इसी तरह बेटा एमसीक्यू नंबर 15 की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए एमसीक्यू नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कह रहे हैं पिक द ऑड वन आउट। इन चारों ऑप्शंस में से ऑड क्या नजर आ रहा है आपको, अलग क्या नजर आ रहा है। अब देखें ऑप्शन नंबर 1 को देखें। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है a इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब ये होता है कि a प्लस 1 की वैल्यू जो है वो असाइन हो गई किसमें, a में। ठीक है, मतलब a में जो है वो प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा भाई ऑप्शन नंबर बी देखें भाई। ऑप्शन नंबर बी में भी वही है, a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब भी सेम वही होता है कि a इक्वल है किसके, a प्लस 1 के। ठीक है, ये चीज़ हम देख सकते हैं और इसको हम इस ऑपरेटर को कहते हैं ऐड असाइन, अगर आपको याद आ रहा हो तो। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी देखें, लिखा हुआ है a इक्वल टू प्लस 1। अच्छा ये जो है ये हमारे पास ऑड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिंटैक्स ही गलत है, इक्वल टू का साइन पहले आ गया। और ऑप्शन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ है a प्लस प्लस। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इन चारों, इन तीनों ऑप्शन का मतलब तो एक ही है कि आपके पास इंक्रीमेंटेशन हो रही है 1। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो इन्होंने सिंटैक्स को गलत कर दिया। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 16। सो स्टूडेंट्स अगर मैं एमसीक्यू नंबर 16 की आपसे बात करूं तो देखें एमसीक्यू नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है। द फंक्शन void game1 void इज एग्जाम्पल। देखो void जो है वो क्या है, डेटा टाइप है। game1 जो फंक्शन का नाम है, और ये जो void है ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, ये इसके पैरामीटर। तो आपसे ये कह रहे हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉलिंग फंक्शन है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर डिक्लेयर का फंक्शन है, रिटर्न टाइप फंक्शन है, या ये इटसेल्फ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, कॉलिंग फंक्शन तो नहीं है ये, और ना ये प्रोटोटाइप डिक्लेयर फंक्शन है, क्योंकि मैंने इसके प्रोग्राम्स आपको बनवाए हैं, तो ये उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं। तो आपके पास ये बेसिकली रिटर्न टाइप फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, रिटर्न टाइप फंक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यू नंबर 17 की, तो बेटा एमसीक्यू नंबर 17 में क्या है, द डायरेक्टिव्स फॉर द प्री प्रोसेसर बिगिन। ये तो रिपीट हो गया भाई, ये तो हमने पहले भी देखा कि डायरेक्टिव जो है प्री प्रोसेसर वो हैश साइन से, नंबर साइन जो होती है वो हैश से स्टार्ट। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 18 को देखें बेटा। एमसीक्यू नंबर 18 में लिखा हुआ है देयर इज अ यूनिक फंक्शन इन सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम by where all C++ प्रोग्राम start with their execution। अब हमारे पास जो एक यूनिक फंक्शन है जो हमारे प्रोग्राम की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, तो हम जानते हैं वो कौन सा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मेन फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा, मेन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 19 पे देखें। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 19 में लिखा हुआ है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी बाय 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब देखो ये हम ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि इंक्रीमेंट जो है वो कैसे हो रहा है, ऊपर ए में था और अभी यहाँ पे सी में। तो देखें सी प्लस प्लस से भी इंक्रीमेंट हो रहा है, सी इक्वल टू सी प्लस 1 से भी 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, और सी प्लस इक्वल टू 1 से भी इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बेटा देखो ऑप्शन सी जो है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन 3 ये हमारे पास रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 में देखें। एमसीक्यू नंबर 22 में आपके पास लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड एक्सप्रेशन इन सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखें एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बेसिकली एक्सप्रेशन में जो है वो वैल्यू असाइन होती है, वैल्यू असाइन। ठीक है, वो एक्सप्रेशन होती है। और स्टेटमेंट का क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास सिंपल कोई चीज़ है, मतलब 2+3 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 5, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है। तो एक्सप्रेशन जो है बेसिकली वो क्या होती है, जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं और वो असाइन हुई भी होती है। अब आपसे कह रहे हैं कि कौन सी वैलिड एक्सप्रेशन है यहाँ पे। अब देखें लग तो रहा होगा आपको ये होगा फर्स्ट, लेकिन ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मसला यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सिंटैक्स एरर का मसला है कि जब आप इनको सॉल्व भी कर लेंगे तो ये वैल्यू असाइन हो रही है किसमें, एक्स में, तो ये तो नहीं हो सकता। इधर ऑप्शन 3 देखें, 11 + 3
मॉड्यूलस, अब मॉड्यूलस के बाद उन्होंने कुछ लिखा नहीं, तो ये भी आपके पास सिंटैक्स एरर है। और अगर ये भी वैसे भी एक्स में क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 देखें, x इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस बी, तो बीच में हमारे पास कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है, सही है, तो ये भी हमारे पास एक वैलिड एक्सप्रेशन नहीं। ऑप्शन नंबर 2 जो है स्टूडेंट हमारे पास वैलिड एक्सप्रेशन है, वो क्यों है मैं आपको उसका रीजन बता देता हूँ। ये एक प्रॉपर चीज यहाँ पे नजर आ रही है, राइट से पढ़िएगा कि 5 जो है वो असाइन हो गया किसमें, सी में, और फिर सी जो है किसमें साइन हो गया, एक्स में। ये बिल्कुल एक प्रॉपर एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 21 को देखते हैं बच्चों। तो एमसीक्यू नंबर 21 में क्या लिखा बेटा, व्हेन फॉलोइंग पीस ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड व्हाट हैपेंस, कि ये जो एक आपके पास कोड लिखा हुआ है भाई, इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा। देखिए मैं आपको ये बात चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा चुका हूँ कि एक हमारे पास पोस्ट फिक्स होता है और एक हमारे पास प्री फिक्स होता है। ठीक है, पोस्ट फिक्स जो होता है उसमें बाद में ऑपरेटर लगता है, जैसे ये पोस्ट फिक्स है, और प्री फिक्स होता है तो ये पहले ही ऑपरेटर यहाँ पे लग जाता है, इंक्रीमेंट का हो या डिक्रीमेंट का। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू y में असाइन कर दी गई कि y इक्वल टू x प्लस प्लस, का मतलब ये है कि x जो है वो बाद में इंक्रीमेंट होगा, x जो है वो बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो बच्चों इसीलिए यहाँ पे y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4, लेकिन अगर आप इन केस ये देखें कि y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स होता, ये प्रीफिक्स होता, प्रीफिक्स ऑपरेटर लगा होता, तो इसमें होता ये स्टूडेंट्स कि आपके पास पहले y4 होता, ठीक है, और फिर x कितना होता, 4 होता, सही है। लेकिन ये कब होता, जब आपके पास प्रीफिक्स होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पोस्ट फिक्स हुआ है, इसीलिए यहाँ पे सिलसिला क्या है कि बाद में प्लस प्लस है तो x की वैल्यू बाद में चेंज होगी, ठीक है, y की वैल्यू वही रहेगी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 22 को देखें, लिखा हुआ है विच इज नॉट अ लूप स्ट्रक्चर इन सी सी प्लस प्लस, इनमें से कौन सा लूप स्ट्रक्चर नहीं है। स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं, डू वाइल, वाइल, फॉर, तो ये पूछ रहे हैं कौन सा नहीं है, तो बेसिकली इसमें ऑप्शन सी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है रिपीट और अनटिल। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर 23 को देखें बेटा, एमसीक्यू नंबर 23 पे लिखा हुआ है नेम द लूप दैट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। जैसे कि स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि हमारे पास जितने भी लूप्स हैं उसमें एक ऐसा लूप है डू वाइल लूप, जिसमें एक एटलीस्ट वन हमारी कंडीशन रॉन्ग होने के बावजूद एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 24 को देखें, द फंक्शन ऐड इज एग्जाम्पल ऑफ, बेसिकली स्टूडेंट्स ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये बेसिकली आपके पास कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा स्टूडेंट्स, कॉलिंग फंक्शन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स 24 के बाद हम 25 एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 25 में लिखा हुआ बेटा, व्हाट इज द राइट वे टू इनिशियलाइज एन एरे, कि एरे को इनिशियलाइज करने का सही तरीका क्या है। तो स्टूडेंट देखिए मेरी बात को समझिएगा कि सबसे पहले आपका डेटा टाइप आती है, उसके बाद आपका आता है वेरिएबल का नाम। अच्छा जरूरी नहीं है वेरिएबल का नाम एक्स हो, ए हो, आप इसको मल्टीपल कैरेक्टर्स पे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि ऑप्शन ए में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं और एरे के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स जो हैं, मतलब ये लिखी भी होती है इसकी तादाद, क्वांटिटी, कि हमारा एरे कितना बड़ा होगा। तो देखिए हमारे एरे में मैंने आपको पढ़ाया था इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्सिंग करना सिखाया था कि 0 जो है वो फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 जो है वो 3 हो जाएगा, ये इंडेक्स नंबर है और ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो वैल्यू क्या होगी, स्टोर की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एरे, विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स एरे। इस तरह हम वैल्यू को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास 6 एलिमेंट्स आ चुके हैं, 0 से लेकर 5 तक आपके पास ये आपका तादाद आ गई कि 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 26 को देखें, एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टूडेंट्स, एरे के जो एलिमेंट्स है वो हमेशा सीक्वेंस वाइज सिक्वेंशियली जो है वो स्टोर किए जाते हैं। इसके अलावा ये याद रखने की चीज़ है कि एमसीक्यू नंबर 27 में आपसे कह रहे हैं
विच लूप इज अनकंडीशनल लूप, इनमें से कौन सा लूप जो है स्टूडेंट वो अनकंडीशनल है। तीन ही लूप हैं, ये तो लूप है ही नहीं, मतलब ये वाला लूप है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें से फॉर जो होता है स्टूडेंट्स वो आपके पास अनकंडीशनल लूप होता है। क्या होता है स्टूडेंट? अनकंडीशनल लूप होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एमसीक्यूज नंबर 28 को देखें स्टूडेंट्स, तो एमसीक्यू नंबर 28 में हमसे ये कह रहे हैं, एक प्रोग्राम दिया हुआ है बेसिकली, और कह रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या आंसर जो है वो। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 28 में लिखा हुआ है, देखिए एक प्रोग्राम दिया हुआ है वॉइड मेन वॉइड, ठीक है, और एक आपके पास एरे गिवन है जिसमें 10 क्वांटिटीज यानी 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। आपके पास कितने होने चाहिए? 10 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास एरे के अंदर 10 क्वांटिटी दी हुई है कि आपका 10 एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पे आपके पास दिए हुए 1 2 3 4 5, और आपसे प्रिंट एफ में ये कह रहे हैं कि यार जो एरे की फिफ्थ वैल्यू है वो मेरे पास सामने आ जाए। तो सबसे पहले यार आपको पता है कि एरे 10 का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब आपको बता देंगे 0 पे आपके पास है 1, 1 पे आपके पास है 2, ये इंडेक्सिंग इस तरह हुई भी होती है हमारी मेमोरी में, ठीक है। इधर 2 पे आपके पास है 3, 3 पे आपके 3 पे आपके पास क्या आ जाएगा 4, और 4 पे आपके पास आ जाएगा 5। तो पांचवे जो फिफ्थ एरे पे तो आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो आपके पास प्रिंट क्या हो जाएगा? 0 प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 29 को देखें, लिखा हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पासिंग बाय वैल्यू पैरामीटर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये करेक्ट होगा। अब ये याद रखने की चीज़ है कि इट कैन नॉट चेंज एक्चुअल पैरामीटर। देखें हमारे पास वो स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट होती है अगर हम पैरामीटर से कोई वैल्यू जो है वो पास करवाना चाहें, लेकिन जो वैल्यू पहले से असाइन हुई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 30 को देखें, एमसीक्यू नंबर 30 पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट का ऑपरेटर स्टूडेंट आप जानते हैं जिसमें आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। तो ये जो है आपके पास लॉजिकल एंड होता, ठीक है, और अगर यहाँ पे डबल ये होता है तो ये लॉजिकल और होता है। लॉजिकल नॉट जो है स्टूडेंट हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 31 को देखें, कुछ स्टेटमेंट कैन प्रिंट बैकस्लैश एन ऑन द स्क्रीन। अगर हमें सिर्फ ये स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो देखें प्रिंट एफ का स्टेटमेंट यूज करेंगे, सही है, और एक और हम बैकस्लैश लगाएंगे। अगर हम सिर्फ एक बैकस्लैश एन लगाते तो वो लाइन को चेंज कर देता, लेकिन इसीलिए मैंने एक और बैकस्लैश एन लगाया है, बैकस्लैश लगाया और बैकस्लैश एन डबल लगाया, ताकि मेरे पास ये स्लैश एन जो है वो क्या हो जाए, प्रिंट आउट हो जाए मेरी स्क्रीन। अच्छा ये नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि इसमें बाद में स्लैश आ रहे हैं, और ये नहीं हो सकता इसमें क्योंकि स्लैश ही नहीं है, और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिंगल कॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 32 को देखें बेटा, एमसीक्यू नंबर 32 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन ए स्विच केस स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट याद रखिएगा स्विच केस स्टेटमेंट में हम फ्लोट नंबर्स को चेक नहीं कर सकते, जबकि हम इंटीजर और करेक्टर को करते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग वाले नंबर्स में हम स्विच केस स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। इसी तरह द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो बेटा हमारे पास जो कीवर्ड होता है फंक्शन को ट्रांसफर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कॉलिंग फंक्शन से, तो वो हमारे पास रिटर्न का कीवर्ड होता है। किसका कीवर्ड होता है स्टूडेंट्स? रिटर्न का कीवर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 34, तो 34 में स्टूडेंट देखेंगे लिखा हुआ है हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल व्हेन अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। आप जानते हैं इफ एल्स में हमारे पास दो ही कंडीशन होती है, ठीक है, अगर या मगर वाली सिचुएशन होती है, अगर ये नहीं तो ये है, बस दो ही कंडीशन होती है, इफ या एल्स। इसीलिए यहाँ पे आंसर में आपके पास 2 दिया हुआ है, सही है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 35 देखें आप, 35 में लिखा हुआ है इवेल्युएट विच इज ट्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं स्टूडेंट्स और आपसे ये कह रहे हैं कि इसमें से कौन सी ट्रू है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं, लिखा हुआ है 4 लेस देन इक्वल टू 5। तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 या तो एक ये सिचुएशन है, और उसके बाद लिखा हुआ है लॉजिकल एंड, यही लिखा हुआ है 7 ग्रेटर है 4 से। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें यार, आपकी ये पहली जो है ना बिल्कुल करेक्ट है, 4 जो है वो
छोटी है वैल्यू किससे, 5 से, और 7 जो है वो बड़ा है किससे, 4 से। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 बराबर है 3 के, ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या करें, 9 लेस देन इक्वल टू 6, जबकि ये वाली कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू ये फॉल्स, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। इसी तरह लिखा हुआ है 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, जो पहले ही फॉल्स हो गया। और उसके बाद लिखा हुआ है 2 जो है वो लेस देन 3 के, फॉल्स ट्रू है, तो ये भी गलत हो गया। 6 फैक्टोरियल, सोचो ना 6 फैक्टोरियल की काफ़ी बड़ी वैल्यू आती है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, ए है। इसी तरह स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 36 पे बात करते हैं, और एमसीक्यू नंबर 36 में लिखा हुआ बेटा, द कैन नॉट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज विद। स्टूडेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो स्विच के साथ यूज नहीं होता, क्योंकि स्विच के साथ जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है। ठीक है, तो मेरी इस बात को याद रखिएगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने अपने मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को सॉल्व करा, और इंशाल्लाह जब मैं इसका पार्ट 2 भी लेक्चर आपको सेंड कर दूंगा वीडियो बना के, जिसमें मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन, टेक केयर। आई होप आप लोग को एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।